अच्छा, काम करते हैं अब इस बातचीत के मतलब दायरे को थोड़ा और बड़ा करते हैं। अब फंडामेंटल और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पे फोकस करते हैं और हमारे साथ श्री संदीप बंसल, डिप्टी CIO ASK इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के मौजूद हैं इस वक्त। संदीप जी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। संदीप जी, अब आप ये समझिएगा कि लगभग गिन के इन 17 दिनों में, फरवरी के, सब कुछ पूरा हो गया। बजट, अर्निंग सीजन, ट्रेड डील, AI का पैनिक, शिवरात्रि और वैलेंटाइन डे, है ना, सब कुछ ही पूरा हो गया। और स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन अभी भी परसिस्ट करता है। अभी भी हम 26,000 की ट्रेजेक्ट्री को नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं और बार बार रिस्क डाउन साइड आपका निफ्टी IT स्पॉन्सर कर रहा है। निफ्टी बैंक अभी भी ऑल टाइम हाई पे खड़ा है। इस मार्केट की प्लेसमेंट की बात करते हैं। एग्जैक्टली हमें ड्राइव क्या करेगा? अब क्या अभी हमें एक क्वार्टर और अपनी अर्निंग्स को, यानी Q4 अर्निंग्स और उस Q4 अर्निंग्स के साथ पूरी FY26 के अर्निंग्स का जब एक कंप्लीट सेंस मिल जाएगा तभी ड्राइव होगा मार्केट, या फिर उससे पहले भी कुछ आपको नजर आ रहा है जो हमें इस क्लस्टर से निकाल सकता है बाहर? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र, हमें अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए शुक्रिया। आपने बात सारी सही कही। अर्निंग सीजन जो रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है। एक्सपेक्टेशंस से बेटर अर्निंग्स आई हैं। सेंटिमेंट्स भी ट्रेड डील की वजह से पॉजिटिव हो गए हैं। फ्लोज भी कुछ पॉजिटिव हो रहे हैं FIIs के कुछ एक दिनों में। अ, हमें लगता है कि आने वाले दिनों में काफी कुछ चीजें और पॉजिटिव हो सकती हैं, तो हमारा व्यू मार्केट्स पे पॉजिटिव ही है। लोन ग्रोथ में अगर हम देखें तो एक अच्छा पिकअप आ रहा है। कंपनीज ने डिमांड एनवायरनमेंट पे जो कमेंट्री दी है वो भी पॉजिटिव है। प्राइवेट सेक्टर जो है ऐसा लग रहा है कि वो और इन्वेस्टमेंट्स की तरफ मूव कर रहा है। इंडिया के जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं, आप इन्फ्लेशन की बात करें, आप इंटरेस्ट रेट दरों की बात करें, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट की ये सब की बात करें, रुपी जी जो है वो भी स्टेबलाइज कर गया है। ऑयल की जो दरें हैं, हम इतना सारा ऑयल इंपोर्ट करते हैं, वो भी एक फेवरेबल लेवल पे है अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो। मार्केट में अर्निंग्स प्ले आउट हो गए हैं। एग्जैक्टली मार्केट क्या Q4 की अर्निंग्स के लिए वेट करेगा बिफोर रिस्पॉन्डिंग पॉजिटिवली, ये कहना मुश्किल है। पर हमारा ये मानना है कि Q4 की अर्निंग्स Q3 की अर्निंग्स जैसी ही शायद अच्छी रहेंगी, उनसे मजबूत भी हो सकती हैं। और अगर हम FY27 की बात करें तो वहां हमें लग रहा है कि लगभग 15% की अर्निंग्स ग्रोथ आनी चाहिए वर्सेस 8 to 9% की अर्निंग्स ग्रोथ जो हम FY26 में एंड करेंगे। तो यहाँ से फंडामेंटली तो पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो का मोमेंटम जारी रहना चाहिए। ओके संदीप जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। पॉजिटिव रहेगा वातावरण भी, आपने ये कहा। अच्छा, एक और पॉजिटिव खबर संदीप सर आज आई, इन्फोसिस और एंथ्रोपिक को लेकर जो खबरें आई। इन्फोसिस और एंथ्रोपिक अब करार कर लिए हैं, साथ काम करेंगे मिलकर। और याद होगा सर आपको, IT स्पेस टूटा था एंथ्रोपिक की उस खबर के बाद, क्लॉड वर्क के बाद। अब इस टाई अप को आप कैसे देख रहे हैं? और जिस तरह से बाजार ने रिएक्ट किया, बहुत ही तेजी हुई, हालांकि इंट्राडे में बढ़त भी गवाई IT स्पेस ने, लेकिन आपका व्यू क्या है IT को लेकर? गुड आफ्टरनून। स्पेसिफिक कंपनी के विषय तो हम बात नहीं कर पाएंगे, पर अगर हम ओवरऑल सेक्टर को देखें, हमें लगता है कि सेक्टर के वैल्यूएशंस एक अट्रैक्टिव जोन में आ गए हैं। इंडियन IT ने इन द पास्ट भी दिखाया है कि जितने भी टेक चेंजेस आते हैं वो उन टेक चेंजेस को सक्सेसफुली नेविगेट कर पाते हैं। हमने ये भी देखा है कि नियर टर्म में जो भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, मार्केट उनसे ज़्यादा घबरा जाता है, जबकि इन चेंजेस का इम्पैक्ट थोड़े से लॉन्ग टर्म में आता है। इसमें एक और बात ये है कि एंटरप्राइज लेवल पे जब हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, वहाँ पे सिस्टम्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, काफ़ी लेगेसी और पुराने सिस्टम्स भी हैं जिनको इम्प्लीमेंट करने में इंडियन IT सर्विसेज कंपनीज मदद करती हैं। इसलिए ये अज्यूम करना, जो मार्केट कुछ दिन पहले तक अज्यूम कर रहा था
कि ओवरनाइट एआई की वजह से इनके बिजनेसेस में बहुत ज़्यादा डिसरप्शन आ जाएगा। हमें लगता है कि वैसा नहीं होना है। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से इनका जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है या जो अपॉर्चुनिटी साइज है वो एक्चुअली नियर टू मीडियम टर्म में थोड़ी बढ़े। तो हमारी समझ में तो मार्केट्स थोड़े से ज़्यादा वरिड हो गए हैं, थोड़े से जल्दबाजी में। ये एक अपॉर्चुनिटी है और हमें इंटायर आईटी स्पेस में यहाँ पे काफ़ी वैल्यू नज़र आती है। अच्छा संदीप जी, एक और स्पेस सडनली इतनी वाइब्रेंट लग रही है कि पूछिए मत। ठीक है, प्राइस वाइज आपको स्ट्रेच ना मिले, एंड दैट्स आई थिंक डिफेंस, एक सब्सटेंशियल डिफेंस बजट हाइक, उसके बाद ये राफेल डील, आई मीन 3.5 ट्रिलियन की हाईएस्ट एवर। हमने इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट भी देखा था, एमका का अप्रूवल, एमका का प्रोटोटाइप जब आएगा तो उसके बाद उसका प्रोडक्शन भी होगा, हालांकि उसमें एचएएल नहीं है। बट सडनली एक क्रमबद्ध तरीके से इतना कुछ डिफेंस में हो रहा है कि पूछिए मत। आपका व्यू क्या है डिफेंस पे इस वक्त? और अगर थोड़ा सा अपने आप को ड्रॉप करके आप स्टॉक स्पेसिफिक हो पाए तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट डिफेंस पे आपका व्यू। या अनफॉर्चुनेटली वीरेंद्र, हम स्टॉक स्पेसिफिक नहीं बात कर पाएंगे। सेक्टर में हमारा व्यू डिफेंस में काफ़ी पॉजिटिव है। हमें लगता है जो बिजनेस साइकिल है डिफेंस की वो इन फेवर है और वो काफ़ी सालों तक पॉजिटिव रहने वाली है। इंडिया में हिस्टोरिकली अंडर इन्वेस्टमेंट रहा है इस सेक्टर में। इसके अलावा हम अब आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, इंडिजिनाइजेशन की बात कर रहे हैं, जिससे लोकल कंटेंट और लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। तीसरा एक अपॉर्चुनिटी जो खुली है वो एक्सपोर्ट्स की खुली है। एडिशनली डिफेंस में इक्विपमेंट्स ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं और उसके लिए इंडियन कंपनीज काफ़ी कोलैबोरेशंस कर रही हैं। डिफेंस को बजट से काफ़ी आने वाले सालों तक हमें लगता है सपोर्ट मिलता रहेगा, बिकॉज हमारा गिवन जो हमारा नेबरहुड है और लास्ट ईयर जो भी हुआ बॉर्डर पे, उसकी वजह से भी हमें अपनी डिफेंस की कैपेबिलिटीज में और इजाफा करना है। तो डिफेंस सेक्टर पे हमारा व्यू पॉजिटिव है। ये सेक्टर जो है आज के दिन में पीएसयू डोमिनेटेड है, तो यहाँ पर पीएसयूज में भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है और आगे जाके प्राइवेट सेक्टर कंपनीज भी इस स्पेस में हमें लगता है बड़ी होंगी। ओके संदीप जी, तो डिफेंस पे आपका व्यू हो गया। अच्छा, आज खबर में ये इटर्नल, स्विगी, कोई कॉमर्स स्पेस भी है, तो मेरा सवाल आपसे, पूरा ये न्यू एज स्पेस, साथ ही कोई कॉमर्स स्पेस को लेकर भी है। अब इटर्नल ने तो अच्छे खासे रिटर्न्स दिए हैं सर पिछले एक साल में अगर हम देखें, और पिछले कुछ महीनों में भी, हालांकि थोड़ा सा आप कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन मेरा सवाल ये कि इस स्पेस को लेकर आपका क्या व्यू बन रहा है? और आज खबर ये थी कि जो गिग वर्कर्स के वेलफेयर के लिए कर्नाटक गवर्नमेंट ने 1% वेलफेयर में डालने को कहा है, तो ये एक खबर से आज टूटा। लेकिन ओवरऑल क्या स्थिति मजबूत नजर आती है, और आपने क्या पोर्टफोलियो में यहाँ पे एक्सपोजर बढ़ाया है? तो इस खबर से श्रेया, फंडामेंटली बिजनेस इम्पैक्ट थोड़ा बहुत होगा, पर वो इम्पैक्ट हमारे हिसाब से बहुत ज़्यादा या सिग्निफिकेंट नहीं होगा। इसकी वजह से इन कंपनीज की जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है, जो मार्जिन प्रोफाइल है, या जो प्रॉफिटेबिलिटी का पाथ है, उसमें कोई डैमेज हमें नहीं नज़र आता है। हमारा इस स्पेस में एक्सपोजर है। हमें ऐसा लगता है कि बड़े शहरों में और इवन इन टियर 2 और टियर 3 टाउन्स में लोग काफी इस माध्यम को कंज्यूम कर रहे हैं। इससे काफी ग्रोसरी और घर की चीजें काफी मंगाई जा रही हैं, और इनफैक्ट एक दिन में द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूसेज जो है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। ये कंपनीज का स्केल और साइज बहुत बड़ा हो गया है। इनके पास बार्गेनिंग पावर और परचेजिंग पावर भी उस वजह से काफी हो गई है, क्योंकि ये अपने वेंडर्स और सप्लायर्स के अब काफी बड़े पोर्शन हो गए हैं। ये बिजनेस ऑन द ग्राउंड एग्जीक्यूट करना भी काफी डिफिकल्ट है। तो ये मार्केट हमारी समझ में एक ओलिगोपोलिस्टिक सिचुएशन में ही रहेगा, जहां पर कुछ एक प्लेयर्स
जो लगातार एग्जीक्यूट कर सकेंगे वो ही सक्सेसफुल हो पाएंगे। और इस स्पेस में एक हॉकी स्टिक के रूप में प्रॉफिटेबिलिटी हमें लगता है कुछ एक सालों में नजर आएगी। तो हाँ, हमारा इस स्पेस में एक्सपोजर भी है और इसमें लॉन्ग टर्म में हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है, क्योंकि इसमें ग्रोथ हमें लगता है काफी ज्यादा रहने वाली है। और इनफैक्ट ये इंडियन इकोनॉमी के वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोथ स्पेसेस में से एक है। अच्छा, एक दो स्पेसेस का नाम रखता हूं मैं अब संदीप जी, जहां पे सिवियर प्राइस डैमेज था, एंड मोस्ट स्पेशली आई थिंक पोस्ट सितंबर 25 के बाद। आप चाहे हॉस्पिटल स्टॉक्स को देखिए, आप होटल स्टॉक्स को देखिए। होटल्स तो उससे पहले भी प्रॉफिट टेकिंग मोड में गए, एंड ईएमएस ऑलमोस्ट हाफ हो गए थे जब से ये ट्रेड डील विवाद शुरू हो गया था। आई मीन फॉर इंस्टेंस डिक्सन। यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी कहाँ नज़र आ रही है? आपने नंबर्स भी देखे होंगे इस बार के ईएमएस में, आपने नंबर्स देखे, आपने इंडियन होटल्स के नंबर्स देखे, आपने हॉस्पिटल्स के नंबर देखे। इस प्राइस पर वैल्यूएशन कंफर्ट कहाँ पर है आपको? सो ये तीनों ही स्पेस वीरेंद्र हम काफी क्लोजली इवेलुएट कर रहे हैं। ईएमएस स्पेस में नंबर्स मिक्स्ड रहे हैं। वहाँ पे हम बहुत ही सिलेक्टिव अप्रोच अपनाएंगे। वहाँ पे प्राइस डैमेज भले ही हो गया हो, पर अभी भी वैल्यूएशंस और जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है उसमें हम उतने कंफर्टेबल नहीं हैं। इसीलिए करंट पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा उस पे एक्सपोजर नहीं है। हॉस्पिटल्स में हमारा एक्सपोजर है। वहाँ पे कंपनीज जो अभी भी एग्जीक्यूट कर रही हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, जो जिसमें ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर आ रही है, और हमें लगता है कि नेक्स्ट 2-3 साल में, क्योंकि वो अपनी बेड कैपेसिटी बढ़ा रही हैं और 3-4 साल की अच्छी ग्रोथ विजिबिलिटी है, वहाँ पर हम इन्वेस्टेड हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इस सेक्टर में मार्जिन्स मेंटेन्ड रहेंगे। फिर आपने एक और सेक्टर की बात करी, विच वाज, सॉरी मैं भूल गया, आपने ईएमएस, हॉस्पिटल्स और ईएमएस और हेल्थ केयर। हेल्थ केयर। हेल्थ केयर स्पेस में वीरेंद्र वो काफी स्टॉक स्पेसिफिक स्पेस है। वहाँ पे डोमेस्टिक ओरिएंटेड बिजनेसेस भी हैं और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस भी हैं। और एक डायग्नोस्टिक्स का भी स्पेस है। डायग्नोस्टिक्स के स्पेस में हम पॉजिटिव हैं। वहाँ पे हमें लगता है कि वैल्यूएशंस कुछ ही स्टॉक्स में काफ़ी अट्रैक्टिव हो गए हैं। हेल्थ केयर या फार्मा का जो स्पेस है, वहाँ पे ईच बिजनेस अपने आप में एक यूनिक है, बिकॉज उनका जो प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन है, जो प्रोडक्ट प्रोफाइल है, वो कंपनियों में हर कंपनी में भिन्न भिन्न है। तो कंपनी स्पेसिफिक रूप में हम स्पेसिफिक स्टॉक्स में पॉजिटिव हैं, क्योंकि इंडियन मार्केट्स में भी मजबूती है और एक्सपोर्ट मार्केट में भी स्पेसिफिक स्टॉक्स और प्रोडक्ट्स में हमें लगता है ग्रोथ आएगी। इसके अलावा इस सेक्टर में करेंसी की वजह से भी एक फायदा होगा, जिसके लिए हमें लगता है कि मार्जिन्स मेंटेन रहेंगे। तो वैल्यूएशंस हमें लगता है कि यहाँ पे रीजनेबल हैं और उनमें ऊपर जाने का भी स्कोप है। ओके, अच्छा, एक आखिरी सवाल से मेरी तरफ से संदीप जी, एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर हमने अभी तक उसको टच नहीं किया, बैंक्स, और आज पीएसयू बैंक्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो आप बैंक्स को कैसे ट्रीट कर रहे हैं अभी? क्या आप, अगर मैं पूछूं तो झुकाव आपका किस तरफ ज़्यादा है, प्राइवेट बैंकिंग स्पेस की तरफ या पीएसयू बैंकिंग स्पेस की तरफ? सुश्री, हम पीएसयू और प्राइवेट बैंक्स दोनों में इन्वेस्टेड हैं। पीएसयू बैंक्स ने अच्छी रैली दी है, वहाँ पे इन्वेस्टर्स को एक अच्छा रिटर्न एक्सपीरियंस मिला है। उस स्पेस में हम अभी भी इन्वेस्टेड हैं, पर वहाँ पे थोड़ी बहुत हमने प्रॉफिट्स बुक की है। प्राइवेट बैंकिंग स्पेस पे इस समय हम ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे, हमारा झुकाव ज़्यादा रहेगा। उस स्पेस कुछ एक बैंक्स वहाँ पर चले हैं, पर कुछ एक स्टॉक्स में अभी भी हमें लगता है कि काफ़ी स्कोप है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लंबे समय तक ड्यू टू बैंक स्पेसिफिक रीजंस अंडर परफॉर्मेंस रही है, भले ही मैनेजमेंट चेंजेस हों या रेगुलेटरी ओवरसाइट हो या टेक स्पेसिफिक चैलेंजेस रहे हों, और अंडर परफॉर्मेंस के बाद वैल्यूएशंस काफ़ी रीजनेबल हैं। तो एज क्रेडिट ग्रोथ में एक पिकअप आ रहा है, हमने देखा है कि क्रेडिट ग्रोथ अभी 14-14.5%
प्रतिशत के हिसाब से ग्रो कर रही है। मार्जिन्स हमें लगता है कि स्टेबल रहेंगे। एसेट क्वालिटी बैंकिंग सेक्टर की अच्छी है, और हमारे हिसाब से कुछ एक साल अच्छी रहने वाली है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो अंडर कंट्रोल है, और वैल्यूएशंस रीजनेबल है। तो हमें लगता है कि प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में इन्वेस्टर्स को एक अच्छा रिटर्न एक्सपीरियंस मिलने की उम्मीद है। ठीक है, नोटेड। संदीप जी बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के इतने अच्छे तरीके से जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया संदीप जी आपके वक्त के लिए।